हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग उत्तर लेखन प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम डे 53 तक के क्वेश्चन कर चुके थे। डे 54 है आज, लेकिन यहाँ पर आपको एक नई चीज दिख रही है 1120। 1120 क्यों? क्योंकि 1040 प्रश्न इससे पहले हम लोग लिखते थे। यहाँ पर 1120 लिखा हुआ था, यहाँ पर 1040 लिखते थे, लेकिन आप 1120 क्यों लिखा जा रहा है? इसका मतलब है कि 2026 वाले जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हो चुके हैं, यूपीएससी के प्रश्न हो चुके हैं, मतलब आज हो जाएगा, आज फोर्थ पेपर आपका हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जब 2026 का भी पेपर हो जाएगा तो क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे आपके 1120। तो हम 1120 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। लेकिन आप लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं होता तो ये सीरीज जो है रुकती है, फिर रोक देते हैं हम, क्योंकि जब आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता तो ये लगता है कि चलो अभी रोक देते हैं, फिर बाद में चलाएंगे। लेकिन मेरा मन अंदर से बहुत बार बार करता है कि आप लोगों को पूरी तरह से उत्तर लेखन प्रोग्राम फ्री में बिल्कुल कराया जाए, और वो भी पीवाईक्यू। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हर कोचिंग संस्थान, हर मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको हर चीज पैसे लेकर के ही दी जा रही है, लेकिन हम फ्री में कोशिश करते हैं तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हो। खैर, चलते हैं, हम लोग गवर्नेंस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे ये सिलेबस है, हम लोग सिलेबस से अलग होकर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे कि ये जो सेकंड पेपर है यूपीएससी सिलेबस का, जो जीएस का सेकंड पेपर है, उसमें हम शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें शासन व्यवस्था संबंधित, गवर्नेंस संबंधित यहाँ पर टॉपिक सिर्फ दो हैं, 15 नंबर टॉपिक और 16 नंबर टॉपिक। इन दोनों की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज प्रश्न जो है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग प्रश्न की ही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ कह रहा है नागरिक समाज संगठनों को गैर राज्य अभिनेता। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, गैर राज्य अभिनेता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नॉन स्टेट एक्टर्स की तुलना में प्रायः राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नागरिक समाज संगठन होते हैं उसमें गैर राज्य अभिनेता जो होते हैं, गैर राज्य अभिनेता का मतलब जो बाहर से काम कर रहे होते हैं, सरकार के अंदर रहकर काम नहीं कर रहे होते, सरकार के बाहर। जैसे हम लोग नागरिक समाज में पढ़े थे कि जैसे ये सरकार है, सरकार के बाहर से सरकार से कोई बात करवाना, सरकार से, जैसे कि बहुत सारे संगठन होते हैं, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं उस संगठनों के बारे में, इससे पहले भी प्रश्न कर चुके हैं। तो वो बाहर से सरकार को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये सरकार से अपनी बात मनवाते हैं। जैसे कि किसान यूनियन वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये बाहर से आपके गैर राज्य अभिनेता के रूप में ही काम करते हैं। लेकिन इनको गैर राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः इनको क्या कह दिया जाता है, राज्य विरोधी अभिनेता बोल दिया जाता है। मतलब नॉन स्टेट, एंटी स्टेट एक्टर बोल दिया जाता है इनको। नॉन स्टेट एक्टर के बजाय इनको एंटी स्टेट एक्टर बोल दिया जाता है। लेकिन ये एंटी स्टेट एक्टर्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये सरकार की आलोचना करना क्या एंटी स्टेट एक्टर्स हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो ये इसीलिए यूपीएससी ने आपसे ये प्रश्न पूछा और कह रहा है क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो औचित्य सिद्ध कीजिए। आपको 1.5 शब्द में प्रश्न लिखना है। आप पहले इसमें क्या लिखोगे, भूमिका लिखोगे। ठीक है, भूमिका लिखना है। तो आपको गैर राज्य अभिनेता के बारे में बताते हुए, एंटी स्टेट एक्टर के बारे में बताते हुए, पहले तो आपको नागरिक समाज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो नागरिक समाज संगठन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हुए, ठीक है, नागरिक समाज संगठन के बारे में आप चर्चा करते हुए, नागरिक समाज संगठन की चर्चा करते हुए, एंटी स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में तुलना कर देनी है थोड़ी सी। मतलब या तो नॉन स्टेट एक्टर को बताते हुए कह देना है कि ये नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं वो एंटी स्टेट एक्टर्स नहीं है, ऐसा करते हुए, बताते हुए इसकी बात लिखनी है। फिर उसके बाद प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसी में फिर आपको ये बताना है आगे मेन बॉडी में जब आप आओगे तो मेन बॉडी में आपको क्या बताना है, मेन बॉडी में इनके बारे में आपको बताना है कि नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं। इनके बारे में बताना है कि नॉन स्टेट एक्टर, जिनको गैर राज्य अभिनेता बोल देते हैं, नॉन स्टेट एक्टर, इनके बारे में भी 3-4 पॉइंट लिख देने हैं। और उसके बाद एंटी स्टेट एक्टर के बारे में बता देना कि एंटी स्टेट एक्टर कौन होते हैं, मतलब एंटी स्टेट एक्टर्स के बारे में बता देना है, जिसके बारे में यहाँ पर राज्य विरोधी अभिनेता के बारे में बता देना है। इसके बाद थोड़ा सा निष्कर्ष दे देना है, आपको छोटा सा निष्कर्ष दे देना, ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब हमने कैसे लिखा है इसका आंसर, हमने कैसे लिखा है इसके बारे में थोड़ी सी बता देना है कि जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं उनको एंटी स्टेट एक्टर नहीं बोला जा सकता है। इस तरह से आप निष्कर्ष छोटा सा लिखते हुए इस प्रश्न को पूरी तरह से लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखिए 2025 का प्रश्न है ये, ठीक है, डे 54 है। ठीक, यहाँ पर मैंने देखिए कैसे भूमिका लिखी। नागरिक समाज संगठन जो होते हैं वो राज्य और बाजार के बीच सक्रिय, स्वैच्छिक, स्वतंत्र और जनहितकारी संस्थाएं हैं। ठीक है, जो राज्य नागरिक समाज संगठन होते हैं, हमने इसकी बात लिखी। अतः गैर राज्य अभिनेता होना राज्य विरोधी होना नहीं। ठीक है,
ये बात मैंने यहां पर स्पष्ट कर दी। अब देखिए भूमिका है 1.5 शब्द में लिखना है, तो हमें इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके इसकी भूमिका नहीं लिखनी है। ठीक है, 1.5 शब्द में पूछा गया है तो इसका मतलब है हमको 30 शब्द में ही इसकी भूमिका लिख देनी है। 25 शब्द से 30 शब्द के से ज्यादा की भूमिका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमको 30 शब्द में यहाँ पर लिखा कि नागरिक समाज संगठन जो होते हैं वो राज्य और बाजार के बीच, जो सरकार होती है, राज्य होते हैं और बाजार के बीच सक्रिय, स्वैच्छिक और स्वतंत्र एवं जनहितकारी संस्थाएं होती हैं। अतः गैर राज्य अभिनेता होना राज्य विरोधी होना नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात मैंने यहीं पर कर दी। अब हमको यहां पर लिखना है कि सीएसओ को गैर राज्य अभिनेता मानना उचित है, क्योंकि अब इसको गैर राज्य अभिनेता मतलब बाहर से जो सरकार की बात बोलते हैं, सरकार से कहते हैं, अपनी बात रखवाते हैं, ये सब गैर राज्य अभिनेता के रूप में ही काम करते हैं। इससे पहले भी प्रश्न पूछे गए, घुमा फिरा करके वही प्रश्न है। मैंने आपको पीडीएफ देने के लिए कहा था, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप 2013 से लेकर के 2026 तक के पीवाईक्यूज पूरे बार बार प्रैक्टिस कर लेना। इससे बाहर आपका प्रश्न आएगा नहीं। 1120 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपका कहीं से बाहर फंसेगा ही नहीं पेपर, इसी से अंदर आ जाएगा। आप 2026 का पेपर देख लीजिए और पीछे का मैंने गवर्नेंस के जो क्वेश्चन कराए आप उसको भी देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। अब आपको नागरिक समाज संगठन को, सीएसओ को गैर राज्य अभिनेता मानना उचित है, क्योंकि अब इसको मानना है, क्योंकि अब इसको सिद्ध करना है। इसके लिए हमने 3 पॉइंट यहां पर लिख दिए कि ये सरकारी संस्थागत ढांचे से बाहर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये सरकारी संस्थागत ढांचे से बाहर, जो सरकारी संस्थागत ढांचे होते हैं उससे बाहर रह करके स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, श्रमिक संगठन एवं जन अभियान इसके एक उदाहरण है। इसके उदाहरणों में आप देख लोगे तो जैसे एनजीओ होते हैं वो ये कहां से, बाहर से काम करते हैं, इन्हीं को नॉन स्टेट एक्टर बोलते हैं। एनजीओ को बोल देते हैं, स्वयं सहायता समूह को बोल देते हैं, श्रमिक संगठन होते हैं उनको भी बोल सकते हैं, एवं जन अभियान इसके उदाहरण है। ठीक है, फिर तीसरा, ये नीति निर्माण, सेवा प्रदाय और सामाजिक जागरूकता में राज्य के साथ सहयोग करते हैं। अब ये नीति निर्माण में सरकार की कोई नीतियां बन रही हैं, जैसे कि आप कृषि कानून आया था उस समय भी नीतियां जब बन रही थी तो ये भारत सरकार को सपोर्ट करते हैं। सेवा प्रदान करते हैं, सामाजिक जागरूकता में राज्य के साथ सहयोग करते हैं। कोई अभियान चलाया जा रहा है तो उसमें सरकार की कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये सहयोग करते हैं, ना कि एंटी स्टेट एक्टर मतलब विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आलोचना कर सकते हैं, आलोचना करना ही विरोधी नहीं होता। राज्य का विरोध होना, राज्य का एंटी स्टेट एक्टर होना अलग चीज है, राज्य का विरोध करना अलग चीज है। राज्य की सरकार की जो कार्य प्रणाली होती है उसमें हम उनकी कार्य प्रणाली या कोई योजना के बारे में हम आलोचना कर सकते हैं, तो उसको हम एंटी स्टेट एक्टर नहीं बोलेंगे। फिर भी इन्हें राज्य विरोधी क्यों माना जाता है? अब इनको राज्य विरोधी क्यों मान लिया जाता है, इसका भी कारण बताना कि सरकारी नीतियों की आलोचना में विरोध के कारण इनको मान लिया जाता है कि ये राज्य विरोधी है। अब सरकार की आलोचना कर रहे हो तो ये राज्य विरोधी कैसे हो जाएंगे? ये तो आलोचना है, सरकार की नीतियों की आलोचना है। ठीक है, जैसे मानवाधिकार उल्लंघन, जैसे जेलों में किसी प्रकार से मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उसकी उल्लंघन जहां हो रहा है उसकी उल्लंघन की जो है बाहर से क्या कर रहे होते हैं, आलोचना कर रहे होते हैं, तो क्या ये एंटी स्टेट एक्टर हो जाएगा? ऐसा नहीं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना ये भी एंटी स्टेट एक्टर नहीं हो सकता है। इन कारणों से इसको मान लिया जाता है ऐसा। ठीक है, फिर जनहित में सरकार पर जवाबदेही एवं पारदर्शिता का दबाव बनाना, जनहित में सरकार पर जवाबदेही एवं पारदर्शिता पर दबाव बनाना, ये भी इनको क्या मान लिया जाता है कि राज्य विरोधी है। तो सरकार की आलोचना करना राज्य विरोधी नहीं होता है। अब वास्तविकता क्या है, हमने वास्तविकता में भी इसको सिद्ध करने का प्रयास किया। वास्तविकता लोकतंत्र में असहमति राज्य विरोधी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का साधन है। सीएसओ जो नागरिक समाज संगठन होते हैं, अब देखिए एक जगह मैंने क्या किया था, शुरू में जब मैंने लिखा था तो यहीं पर मैंने कोष्टक में सीएसओ लिख दिया, यहां पर ये देखिए आप यहीं पर। अब मैं दोबारा इसको पूरा नहीं लिखूंगा, नागरिक समाज संगठन पूरा नहीं लिखूंगा, केवल सीएसओ सही काम हमारा चल जाएगा। तो यहां पर लिखा सीएसओ सामाजिक अंकेक्षण जो सोशल ऑडिटिंग होती है, जन भागीदारी और हाशिए पर, यहां आधा लिखा हुआ, हाशिए के वर्गों के प्रतिनिधित्व द्वारा शासन को अधिक समावेशी बनाते हैं। सिंपल सी बात है। अतः सीएसओ को मुख्यतः राज्य के आलोचक सहयोगी के रूप में देखना चाहिए। अब निष्कर्ष हमने क्या लिख दिया, सिंपल निष्कर्ष। अतः सीएसओ जो होते हैं नागरिक समाज संगठन को मुख्यतः राज्य के आलोचक और सहयोगी, ठीक है, राज्य के आलोचक भी हम बोल सकते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हो, सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना कर रहे हो तो हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, प्लस सहयोग भी करते हैं, ठीक है, के रूप में देखना चाहिए। एक उत्तरदायी लोकतंत्र में उनका स्वतंत्र अस्तित्व राज्य की कमजोरी नहीं बल्कि सुशासन और लोकतांत्रिक जीवंतता की शक्ति है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, आराम से उत्तर लिखा जा सकता है दोस्तों, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। मेन बाधा आपकी प्रीलिम्स होती है दोस्तों, प्रीलिम्स आप निकालिए, मेंस की जिम्मेदारी जो है आप ऐसे उत्तर लेखन करते हुए हमारे ऊपर डाल दीजिए कि आप इस तरह से अगर उत्तर लेखन करोगे तो जो मेंस की काफी हद तक तैयारी आपकी हो जाएगी। आप मतलब उत्तर लेखन की तैयारी यहां से हो जाएगी। लेकिन आपका अगर सपोर्ट मिलेगा तो ही ये प्रोग्राम आगे हम चला सकते हैं। आप अगर सपोर्ट करोगे तो ये प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिलता रहेगा। इससे पहले भी हमने खूब प्रश्न कराए हैं, 54-55 प्रश्न इसमें कराए हैं, फिर प्रैक्टिस सीरीज में भी हमने बहुत सारे प्रश्न कराए हैं। लेकिन आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता तो ये फिर एक तरीके से हम फिर इसको रोक देते हैं, हम और भी काम करने लगते हैं। ठीक है, तो खैर अब 2026 का प्रश्न आ गया।
2026 का नहीं, ये 2025 का ही प्रश्न है। इसको 25 में ही रखेंगे क्योंकि 25 में ही पूछा गया है। इसको 25 में रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज भी कर देता हूँ, इसको अभी चेंज कर देता हूँ, नहीं तो बाद में फिर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको मैं 25 ही रखता हूँ अभी, ठीक। ये 25 का ही प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं। इसके बाद कल हम 2026 का भी प्रश्न प्रैक्टिस करा देंगे। पर्यावरण दबाव समूह क्या है? पर्यावरण दबाव समूह क्या है? भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए। अब देखिए दबाव समूह के बारे में, ये भी एक तरीके से क्या होते हैं, नॉन डिस्टेस्ट एक्टर, बाहर से ही सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं पर्यावरण से संबंधित नीतियां बनाने में, कानून बनाने में, ठीक है। अब भारत में जागरूकता बढ़ाने में, नीतियों को प्रभावित करने में, पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में इनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इसके बारे में भी हम कल प्रश्न आपको लिखवा देंगे। बाकी आप अपनी तरफ से चाहो तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आप ये बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये प्रोग्राम तो आप हमें कमेंट में बताइए, तो आगे हम थोड़ा सा प्रोत्साहित होंगे कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं यहीं तक, धन्यवाद।